नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे 2024 का फेज, राजनीतिक धड़कने तेज। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को फतह करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच दामी सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ 11 नेताओं को दायित्व बांटे हैं। इससे पहले सरकार ने 27 सितंबर को 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांटे थे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार जल्द ही दायित्वधारियों की और सूची भी जारी कर सकती है। वैसे काफी समय से पार्टी के नेता दायित्व बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि दायित्व बंटवारे के बाद कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि कैबिनेट का विस्तार कब किया जाएगा। इसके साथ ही 11 दायित्वधारियों में महिलाओं की संख्या कम होने पर भी सवाल खड़े किए गए। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आला कमान की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को मौका दिए जाने के बाद पार्टी की सांगठनिक फोर्स बेहद ज्यादा उत्साहित हो गई है। हालांकि आला कमान की ओर से 3 राज्यों में चुनाव लड़ने, जीतने और सरकारें बनाने के केंद्रीय नेतृत्व के नए प्रयोग ने लोकसभा सीटों पर काबिज सांसदों की धड़कनें तेज कर दी हैं और टिकट के नए दावेदारों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। वहीं राज्य में बीजेपी के 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व के पास है। केंद्रीय नेतृत्व ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया है। इसके लिए उसने समय समय पर निजी एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए हैं। इसके साथ ही सांगठनिक नेटवर्क के जरिए फीडबैक लिया गया। सांसदों की क्षेत्र में सक्रियता, क्षेत्र में सांसद विकास निधि से कराए गए विकास कार्य, जनता के बीच सांसदों की उपलब्धता के संबंध में पार्टी ने जानकारी जुटाई है और इस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा जाए या उनकी जगह किसी अन्य चेहरे पर दाव लगाया जाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा और से पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 माह से भी कम का समय रह गया है। तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी जनता भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आलाकमान की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरे को मौका दिए जाने के बाद से पार्टी की सांगठनिक फोर्स बेहद उत्साहित हो गई है। हालांकि आलाकमान की ओर से 3 राज्यों में चुनाव लड़ने, जीतने और सरकारें बनाने के केंद्रीय नेतृत्व के नए प्रयोग ने लोकसभा सीटों पर काबिज सांसदों की धड़कनें तेज कर दी हैं, जबकि टिकट के नए दावेदारों की उम्मीदों को पंख लगा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा सीटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है। हालांकि पार्टी के नेता संसदीय बोर्ड के फैसले को अंतिम फैसला बताकर जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर भाजपा के सांसदों की जीरो परफॉर्मेंस बता रही है। जनता पार्टी में कोई भी कैंडिडेट हो, उसका चयन जो हमारा संसदीय बोर्ड होता है उसके माध्यम से किया जाता है और मुख्यमंत्री कौन हो, सांसद कौन हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उस पर निर्णय करता है या जो हमारी विधायक जो होते चुन के आते हैं उसको चुनते हैं। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस बात को आप कह रहे हैं कि सांसदों की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो कमल का फूल है और हम सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है या प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो नाम जाएंगे, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको फाइनल करता है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह होता है, उसके लिए सभी लोग काम करते हैं। और ये तय है कि हम 2014 और 19 के मुकाबले इस समय लोकसभा चुनाव में 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम प्रधानमंत्री तीसरी बार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर राज्य के किसी भी मुद्दे को केंद्र के अंदर नहीं उठाया और जो अपेक्षाएं राज्य की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने इनसे की थी, वो उन पर खरे नहीं उतरे। तो मैं समझता हूं इनका रिपोर्ट कार्ड बनाना ना बनाना वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि जब चुनाव होगा तो प्रदेश का और देश का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर, पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस की झोले में जाएंगी। इसके लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और एक अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। तो ये उससे आस जगती है कि जो निराशा जनता के बीच में, जो जुमले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में आने से पहले छोड़े थे, वो जुमलों का कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जिसके तहत अल्मोड़ा से अजय टमटा, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अजय भट्ट, जबकि पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत मौजूदा सांसद हैं। और इन सभी 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व के पास है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा जाए या उनकी जगह किसी अन्य चेहरे पर दाव लगाया जाए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ 11 नेताओं को दायित्व बांटे हैं। इससे पहले सरकार ने 27 सितंबर को 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांटे थे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार जल्द ही दायित्वधारियों की और सूची भी जारी कर सकती है। हालांकि दायित्व बंटवारे के बाद कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है कि कैबिनेट का विस्तार कब किया जाएगा। देखिए, 1.5 साल हो गए हैं प्रचंड बहुमत की दूसरी पारी को, उसके बाद भी जो है मंत्रिमंडल के 4 पद ये प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं भर पा रही है, जिससे जो है विभागों के कामकाज में, सरकार के कामकाज में दिक्कत आ रही है। दूर दराज से लोग बड़ी आस में राजधानी में आते हैं, सरकार के दरवाजे पे आते हैं कि उनकी जो है समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अगर जो है आप मंत्रिमंडल के पद ही नहीं भर पाएंगे तो उससे विभागों का काम सुचारू रूप से कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पे हैं, उनके पास विभागों का अंबार है और मंत्रियों का सहयोग उनको मिल ही नहीं पा रहा। अगर 4 हैंड और होते तो प्रदेश की जनता उन 4 दरवाजों पे जाती अपनी समस्याओं को लेके, उनकी समस्याओं का समाधान होता और प्रदेश का विकास जो है तीव्र गति से होता। उसके बाद भी आप देख लीजिए सरकार में गुटबाजी इस तरीके से हावी है कि सहमति नहीं बन पा रही, जिस कारण जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों के सुर एक हो ही नहीं रहे। तो कैसे जो है आप समझ रहे हैं कि इस सरकार में जो है जनता की समस्याओं का समाधान होगा या प्रदेश में विकास होगा। इसकी तो उम्मीद ही लोगों ने छोड़ दी। यही विडंबना है इस प्रदेश का, इस सरकार की भी, कि जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए और मुझे लगता है कि 4 कैबिनेट मिनिस्टर की सीट वैकेंट है और अभी तक आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना पाए। काम इतना बोझ है मंत्रियों पर, काम का बोझ इतना है कि वो मंत्री लोग, मुझे लगता है साइंस जो चिड़िया बिठाना कहते हैं वही कर पाते होंगे, वो निरीक्षण तो कर ही नहीं पाते। मुख्यमंत्री के पास इतने विभाग हैं और मंत्रियों के पास बहुत सारे विभाग हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी उनको कैबिनेट विस्तार करके और ये 4 जो सीटें खाली हैं उनको भरना चाहिए था। अब आप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा धारी बना रहे हैं, ये फिजूल खर्ची है। मैं मानता हूँ कि इस प्रदेश में, जो प्रदेश अभी नया प्रदेश भी है और बहुत गरीब प्रदेश भी है, वहाँ पर इसकी आवश्यकता ही नहीं। आपके पास जब 4 मंत्रियों की जगह है तो आप अतिरिक्त ये जो दायित्वधारियों का इनका क्या काम है? आज तक इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है, क्या काम हुए दायित्वधारियों ने, क्या काम किए हैं? मैं समझता हूँ कि आज तक इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए और जो मंत्रिमंडल पूरा कीजिए और उसके द्वारा काम लीजिए। ये फिजूल खर्ची मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 माह से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है।
वहीं भाजपा तमाम सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। साथ ही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है। कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुटता के तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल पहले भी उठा चुकी है। जब सितंबर में लिस्ट जारी हुई थी दायित्वधारियों की, तो ये कहा गया था कि जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उनको जरा भरा जाए, उनको लेकर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर दायित्वधारियों का बंटवारा किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर 2024 की तैयारियां कितनी हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, अभी मैं शिषपाल जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि दायित्वधारी हो गए हैं, यहाँ पर उनको बंटवारा हो गया है, सबको पद बांट दिए गए हैं, तमाम चीजें हो गई, लेकिन मंत्री पद का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मंत्री पद जो खाली पड़े हैं उनको नहीं भरा जा रहा है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक सवाल मेरा इसके साथ ये भी है कि 2024 को लेकर देखिए, मानना तो पड़ेगा कि बीजेपी आगे निकल रही है, बीजेपी तैयारियां तेज कर चुकी है अपनी। देखिए मैडम, पहले तो जहां तक आपने दायित्वधारियों की बात करी, अगर दायित्वधारी इतने जरूरी होते तो सरकार इनको पहले ही बना। सरकार अब बना रही है जब 2024 का चुनाव एकदम नजदीक है। तो ये दायित्वधारी जो हैं सरकारी पैसे पर इनके अपने कार्यकर्ता हैं, जिनको इन्हें चुनाव प्रचार प्रसार में ड्यूटी लगाने का काम ये लोग करेंगे और सरकारी पैसे से अपना प्रचार करने का काम करेंगे। तो दायित्वधारी तो कुल मिलाकर इस समय यही मतलब निकलता है कि इसलिए ही बनाए जा रहे हैं। और सच्चाई है, देखिए मैडम, एक ही आदमी अगर अपने पास 23 विभाग रख लेगा तो उसके पास 23 तरीके के लोग आएंगे जो अपने अपने कामों के लिए लोग आते हैं। और मुख्यमंत्री तो पहले ही इतने व्यस्त आदमी होते हैं जो कहते हैं कि कोई भी उद्घाटन होगा तो वो भी मैं ही करूंगा, किसी और से उद्घाटन भी मत कराओ। तो मेरे ख्याल से तो मुख्यमंत्री जी का पूरा समय उद्घाटनों में निकल जाना चाहिए। तो जनता को कब समय दे पाएंगे, जनता इनसे समस्याओं के लिए कब मिल पाएगी? तो जरूर निश्चित ही ये होना चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार पहले होना चाहिए था। और दायित्वधारी तो अब जब आपने नहीं बनाए थे तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद भी बना लेते। तो ये तो कुल मिला के फिजूल खर्चे की बात है। दूसरा मैडम, जहां तक बात है 2024 की तैयारी, हम क्या कर रहे हैं और भाजपा क्या कर रही है, ये आपने जो भी चुनाव हाल ही में गए हैं, हमसे 4 चुनाव, 5 जो भी चुनाव हमने देखे हैं, तो उसमें हमने देखा मैडम किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी की फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी को लोगों की जो पसंद है किस तरह लोगों ने पसंद किया। बात ये नहीं है कि हम लोग चुनाव हारे हैं, बात ये है कि लोगों ने हमें ज्यादा मत दिए हैं, ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ हैं। और निश्चित ही मैडम आप देखें, अब तो अभी तो चुनाव हम अकेले लड़े हैं, अब तो एक गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और जब गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं दूर दूर तक किसी को दिखेगी। भाजपा को हटाना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर भाजपा देश में रही तो मैडम यहाँ आज देखें किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री को सड़कों में पकड़ लेते हैं, किस तरीके से आप देखिए संसद भवन के अंदर युवा घुस जाते हैं। तो देश के हाल बहुत खराब होने वाले हैं। सिर्फ अब आज पढ़ रहा था अखबार में कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर काम होगा। मैडम निश्चित आप काम करें, लेकिन देखिए मैडम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको मत छोड़ें। ये तो साथ में पहले ये होने चाहिए और बाकी मुद्दे भी सब होने चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन इस मुद्दे को हमने नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व तो बांट दिए हैं, लेकिन अपने जो मंत्री पद हैं उसका बोझ मुख्यमंत्री उठाए घूम रहे हैं और उस बोझ को कम करना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस वक्त 50 के आसपास विभाग हैं। यदि वो समीक्षा बैठक भी करने लगे तो एक विभाग की अगर समीक्षा बैठक होगी तो वापिस जब उसका नंबर आएगा तो मुझे लगता है कि महीनों बीत जाएंगे। ऐसे हालातों में बजाय इसके कि सरकार कैबिनेट को
तवज्जो देती, कैबिनेट में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन लोगों का देहांत हो गया, दिवंगत हो गए, या जो पद पहले से खाली पड़े थे, उनको भरने का काम करती। सरकार ने उल्टा जो आम जनता है उसकी जेब में डाका डालने का काम किया और अपने चिर परिचित अंदाज में जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने राज्य पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करती रही है, उसी प्रकार अब फिर से ये जो दायित्वधारी बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार है। और जिस प्रकार से अभी सरकार क्रियाकलाप सरकार के दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर समिट को लेकर के हो या और चीजों को लेकर के हो, तो ये कहा जा सकता है कि जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई का जो पैसा है उसको ठिकाने लगाने में जो धामी सरकार लगी हुई है, मुझे लगता है ये जब सरकार चली जाएगी और जब दूसरी सरकार बनेगी उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है। आज हम 80,000 करोड़ के कर्जे के तले दब चुके हैं, प्रदेश कर्जे के तले दबा हुआ है। और जो हालात हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि कर्ज केंद्र से लिया जा रहा है हर काम के लिए, और वो कर्ज भाजपा उतारेगी या आने वाली जो सरकार है वो उतारेगी, ये तो भविष्य एक गर्भ में है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार जो ये अतिरिक्त भार जनता पर और राज्य पर डालने का जो निर्णय धामी सरकार ने लिया है, ये निराशाजनक है और हम इसकी निंदा करते हैं मैडम। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले जो अंदर खाने खींचतान भारतीय जनता पार्टी में चल रही है उसको लेकर के भी, और जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव टाले गए, क्योंकि चुनाव इसलिए टाले गए कि यदि छोटे चुनाव पहले करा दिए तो कहीं ना कहीं जो उसका उसका प्रभाव है वो सीधा सीधा बड़े चुनावों पर पड़ेगा। इनके एक एक वार्ड में 6-6, 7-7 आदमी टिकट मांग रहे हैं। अगर एक आदमी को टिकट देते हैं तो 6 अन्य नाराज होते हैं, अन्य दलों का सहारा लेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी से बगावत करेंगे, बागी बनेंगे, जिसका सरकार को भी और संगठन को नुकसान होगा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए इसको लेकर मेरा सवाल जरूर है, मैं अभी इस पर आगे आऊंगी और इस पर बातचीत विस्तार से की जाएगी। पीसी थपलियाल जी का जरा रुक लेते हैं। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? दायित्व बांट दिए गए हैं लेकिन पद खाली हैं और विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि भाई पहले पद अगर आप उनको भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, विपक्ष शायद ये नहीं समझ रहा है कि राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। अगर वो वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि साहब भरो, और क्यों भरेंगे? वो वहां पे तो जो सिस्टम है वो वन मैन शो का हो चुका है। अब वन मैन शो चाहे राज्य से लेकर और राष्ट्रीय लेवल तक वन मैन शो हो चुका है। तो दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सब लोग कमल के लिए काम करते हैं। यानी कमल एक ब्रांड है और सारी कंपनी उसके लिए काम कर रही है, कमल के लिए, वो जनता के लिए काम नहीं करती। थपलियाल जी, वो आप उस बात को चाहे जैसे नरेट करें, क्योंकि आप देखिए विपक्ष में आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार होना और ये कहना कि हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी किसके लिए काम कर रही है? जनता के लिए काम कर रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी, तो उसमें क्या आपत्ति है? आप भी अपनी पार्टी को वैसा ही बनाइए, कांग्रेस भी अपनी पार्टी को वैसे बनाए कि हर एक व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी दिखाए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब वो ईमानदार है तो ये भी दिक्कत है। मैडम, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की तरह गैंग में ना बदले। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के लिए आज जो 5 सांसद हमने भेजे थे, हमें शर्म आती है कि 5 सांसदों में कोई भी हमें दिखाई नहीं देता संसद के अंदर। मालूम नहीं क्या करते, कहां छुपे रहते हैं वो। तो इनका रिपोर्ट कार्ड भी तो बन रहा है ना पीसी थपलियाल जी, और आपने देखा नहीं अभी 3 राज्यों में क्या किया, चेहरे ही बदल दिए। आगे भी 24 में भी आएंगे मैडम, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका। हिटलर जो है ताकतवर बनता जा रहा है मैडम, बनता जा रहा है। अब जो देश की हालत है, 3 गुना कर्ज में मेरा देश भारतवर्ष पहुंच चुका है और यहां पे मेरा राज्य भी कर्ज के तले दबा हुआ है। और जो हमारे अकूत संपदा, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो आ रहे हैं बाहर से लूटने के लिए।
हम तो बेचारे बनकर मूक दर्शक बन चुके हैं मैडम। तो आप इस चीज को कतई नहीं कहिए कि हम लोग जो हैं भाजपा की तरह पार्टी बनाएं। हम नहीं बनाएंगे मैडम। हम हमेशा जब तक जिंदा हैं हम लोकतंत्र के देखो नहीं देखिए थपलियाल जी आप भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं बन रहे, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का कार्यकर्ता ये बात कह, जापेन जी देखिए विपक्ष की ये समस्या है कि भाई आपने ये जो पद बंटवारे किए हैं इससे आप जनता पर बोझ डाल रहे हैं, और आपके पास जो पद मंत्री पद खाली पड़े हैं उस पर मुख्यमंत्री का बोझ आप बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये विपक्ष का विषय है ही नहीं। विपक्ष का विषय है कि विपक्ष अपने संगठन, अपनी पार्टियों के रणनीतियों पे देखे, उस पे चर्चा करे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां जो जनता के लिए हैं उस पे अगर आप कुछ सलाह देते हैं, उस पे आप कोई आपत्ति उठाते हैं, तो एक लगता भी है कि शायद आप सरकार के किसी कार्य से नाखुश हैं या सरकार को कोई सलाह देना चाहते हैं। लेकिन संगठन के कार्यों को लेकर के संगठन क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, तो जो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार सबको मिले हुए हैं, उसी के अंतर्गत जैसे बाकी राजनीतिक दल करते हैं वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। और निश्चित तौर पे सरकार को सहयोग देने के लिए, सरकार के साथ मजबूती से जनता के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व दिए जाते हैं, और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। तो ठीक है, अब विपक्ष अगर इन चीजों को लेकर इसे भी अगर मुद्दे के तौर पर ले रहा है तो ये विपक्ष का मुद्दा है कि विपक्ष को प्रदेश के अंदर अगर इसी तरह की राजनीति करनी है तो ये विपक्ष जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री निरंतर योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, जनता के हित में काम कर रही है, और वो दिखाई भी दे रहा है। हम अपनी जो एक विचारधारा है, एक विचारधारा की राजनीति होती है, ठीक है, विपक्ष अपनी विचारधारा से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से प्रेरित है, और एक ये ऐसी विचारधारा है जो निश्चित तौर पर अगर देश हित के या डेवलपमेंट के कामों को अगर हम देखें तो उनके साथ ही आगे बढ़ती है। तो इतना ही हमारा कहना है। अब विपक्ष जाने और विपक्ष का अपना कार्य जाने। गिरधर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। गिरधर जी क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आपने दायित्व बंटवारा कर दिया, जनता पर बोझ डाल रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने नगर निगम के चुनाव नहीं कराए, जनता जवाब देगी, ये तमाम चीजें, और भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है, विपक्ष की किसी भी बात को ना सुनते हो। बिल्कुल यशी जी, मैं विपक्ष की और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुन रहा था। देखिए, जहां तक दायित्वधारियों की बात से मैं शुरू करूंगा तो सबसे ज्यादा दायित्वधारी न्यायदत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार ने बांटे हैं। आप शायद उस टाइम पता नहीं चैनल में थी या नहीं थी, अब तक का सबसे भारी भरकम दायित्वधारी अगर किसी ने बनाए हैं तो न्यायदत्त तिवारी जी ने बनाए थे, जिनके ऊपर फिर वो गाने भी बने और सरकार भी चली गई। उसके बाद बहुत वो गाने नेगी जी ने उसमें सुनाया था। तो ये तो खैर एक मुख्यमंत्री का विवेक है और संगठन का विवेक है, सरकार का अपना विवेक है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं करती, किस तरह से किसको कहां सेट करना है, किसको क्या दायित्व देना है। मैं इसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये विवेक है, ये उनका सरकार का अपना संगठन का अपना मामला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या प्रदेश की सरकार का। लेकिन ये जरूर आप जो विपक्ष बात उठा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, अगर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सारे विभाग एक के पास ही रहेंगे तो वो कैसे अपने कर्तव्यों का पालन पूरे सही ढंग से कर पाएगा। मुझे आप पार्टी का याद है, मुझे दिल्ली में जो केजरीवाल जी, उनके पास एक भी दायित्व नहीं है, एक भी मंत्रालय नहीं है, सारे मंत्रालय उन्होंने बांटे हुए हैं, उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, वो सारे हर एक मंत्रालय को वॉच करते हैं बस। तो ये भी एक परंपरा है, ऐसा नहीं है कि कोई परंपरा, कोई हर आदमी अपनी परंपरा के हिसाब से चलता है, अपने विवेक के हिसाब से चलता है, अपनी सोच के हिसाब से चलता है। यहाँ पर इन्होंने अपने पास रखे हुए, और कांग्रेस सरकार की जितनी भी रहे हैं यहाँ की, वो चाहे राजस्थान की में कांग्रेस सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ में रही थी, जहां भी उन्होंने अपने पास दायित्व खूब रखे हैं, मंत्रियों के पास लिमिटेड रखे हैं। तो ये
कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन मुख्यमंत्री कितना कैपेबल है और कितने ढंग से चला सकता है। क्योंकि देखिए, खाली मंत्री नहीं चलाता, उसके जो नीचे सचिव हैं, उसके नीचे जो और अधिकारीगण हैं, वो पूरा विभाग चलाते हैं। खाली मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक वॉच करता है, जैसे वहां पर मैंने बताया, आप पार्टी के केजरीवाल जी सिर्फ वॉच करते हैं, उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पर अगर दायित्व भी है, माना गृह मंत्रालय भी है और भी विभाग हैं कई सारे, लेकिन वो चलाने वाले तो गृह सचिव या डीजीपी है, लेकिन वो कैसे चला रहे हैं, उनको कैसे देखना है, क्या देखना है, वो मुख्यमंत्री कितना सक्षम है, वो कुछ खुद कर पाएगा या किसी और को गृह मंत्री बनाता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी सक्षमता क्या है। जहां तक आपने केंद्र सरकार की बात कही तैयारियों की, तो इसमें तो दो राय नहीं है, जैसा आपने भी कहा और आपका आकलन भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पे रहती है और उन्होंने पूरी तैयारी, जो उनका बूथ वाइज तैयार होता है, पन्ना प्रमुख जो होते हैं उनके, और उसके ऊपर मंडल, उसके ऊपर जिला, सब कुछ उनके, और ऊपर से विधानसभा वाइज भी उनका एक अपना आकलन होता है, संगठन होता है। और ये एक और चीज बता दूं, जो बूथ का जो वो होता है वार्ड अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष जो होता है, जो पन्ना प्रमुख होता है, वो सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे केंद्र तक जुड़ा होता है। उसको पूरा, मतलब कभी भी केंद्र से भी उसको डायरेक्ट फोन आ सकता है, प्रदेश से तो आता ही आता है, लेकिन केंद्र से भी आता है, इतना अच्छा नेटवर्क है उनका। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस का वोट वहां पर कम नहीं है, कांग्रेस का वोट भी 40-41% ही है और भारतीय जनता पार्टी का 1% के 0.75%, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। अगर थोड़ी भी कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई और इनका इंडिया गठबंधन मिलजुल कर अगर सही ढंग से काम किया तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि खाली ये कह देना कि क्या नाम है, आप आखिर वोट पे तो जाएंगे ना, आखिर परसेंटेज क्या है वोट की परसेंटेज 40 से 41% कांग्रेस की है और 42 से 43% भारतीय जनता पार्टी की है। अब कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा उत्तराखंड में, ये देखना है कि वो आम आदमी पार्टी को कोई सीट देती है कि नहीं देती, समाजवादी पार्टी को कोई सीट देती है कि नहीं देती। यही तो समस्या होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और इस पर ही मैं आगे जाने वाली थी। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है गिरधर जी आते वापस। रविंद्र जी देखिए, आपने कहा कि बहुत ज्यादा कलह कलेश चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो ठीक है, उनकी पार्टी का जो कलह कलेश है वो कहीं ना कहीं संगठन देखता है और वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट होता है। और ये भी है कि आपको बुरा भी लग रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। अब चाहे वो मध्य प्रदेश का ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो बहुत बयानबाजी और ये सब कुछ हुआ, तो ये आपको इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आप ये आगे चुनाव में असर जरूर डालेगा। तो इसको लेकर कितनी तैयारी आपकी चल रही है? इसके बाद मैं आऊंगी आशीष जी आपके पास। देखिए मैडम, ये बात तो जो गठबंधन वाली बात आपने कही है, गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, गठबंधन में हमें सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, ये हमारे और कांग्रेस और अन्य दलों के राष्ट्रीय जो इनके नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उन्होंने तय करना है, ये हमारे तय करने का विषय नहीं है। लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता तो फिर हम अपने दम पर, क्योंकि हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए जो हमारी प्रक्रिया है वो चल रही है, जो प्रत्याशियों का चयन है वो चल रहा है और दिल्ली और पंजाब की सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो कितनी सीटें हमें उत्तराखंड में मिलेंगी, कितनी पर हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बात जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। और चूंकि हम गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हम अपने लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसका अनुपालन करेंगे, और अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो फिर प्रदेश में चुनाव लड़ाने का हम काम करेंगे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, अभी आपने जपेन जी को सुना होगा, जपेन जी ने कहा ये विपक्ष का मसला नहीं है, विपक्ष क्यों है तौबा कर रहा है?
बिल्कुल, विपक्ष का तो उत्तराखंड है ही नहीं। उत्तराखंड ये खुद लेके आए थे, इनका उत्तराखंड है ही है। विपक्ष का अब क्यों नहीं है मसला, है बताएं आप। विपक्षी तो है जो आपको चला पा रहा है। आप लोग तो शराब के सौदागर हैं। आपने किस तरह से उत्तराखंड के घर घर के अंदर 40 लीटर शराब रखने का काम किया, हम ही हैं जिन्होंने संभाला। आप तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आप युवाओं पर लाठी मारने वाले लोग हैं। अगर हम नहीं होते तो आप गोली मार देते। आप इस तरीके के लोग हैं और आप कहते हैं विपक्ष क्यों बोल रहे हैं। अरे विपक्ष की वजह से आप लोगों के कुछ काम सही हो पा रहे हैं, नहीं तो आप लोगों ने तो पूरे देश और दुनिया को बर्बाद कर दिया था। आप किस तरह बात करते हैं रविंद्र भाई नहीं, हमारे जपेंद्र भाई। जपेंद्र देखिए मैडम, मैं बता रहा था ये लोग किस तरह काम करते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर इन्होंने पैसों की किस तरह बर्बादी करी, वो आज उत्तराखंड देहरादून में जाके आप देख लें किस तरीके से इन्होंने फुटपाथ बना के तोड़ दिए। फिर दोबारा किस तरीके से फिर दोबारा काम हो रहे हैं, पेड़ पौधे पूरे गिरने शुरू हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान उत्तराखंड के अंदर इन्होंने किया है सिर्फ अपने एक इवेंट के बहाने। और आज इस बात को 10 से 15 दिन मेरे ख्याल से हो गए और आप बताएं इसका रिजल्ट कहाँ है। कुछ दिख रहा है धरातल पे आपको? कुछ इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उस बात को भूल जाओ, अब नई बातें करो। हर एक कुछ दिनों के लिए कोई बातों को उठाते हैं, फिर उस बात को ये लोग खत्म कर देते हैं। तो इनका तो काम ही इस तरीके का पैसों की बर्बादी करना, इन्हें पता ही नहीं है आगे हमें तो आना नहीं है। कर्ज लेते जाओ, कांग्रेस और अन्य पार्टियां उस कर्ज को निपटाएंगी, इनको थोड़ी निपटाना है मैडम। ये लोग तो सिर्फ कर्ज लेने के लिए बने हैं। देश को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। नगर निगम के अंदर मैडम आज की डेट पे देखें, नगर निगम जो बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ जो जगह जगह पे वोटर कार्ड बना रहे हैं, उन बीएलओ ने अपने अंडर में और लोगों को रखा है, खुद नहीं वोटर कार्ड बना रहे हैं। और जब नगर निगम के अंदर इस बात को पूछने हमारा आदमी जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, तो वो कहते हैं बीएलओ गोपनीय चीज है, उसका नाम हम नहीं बताएंगे। बताएं मैडम, बीएलओ क्या गोपनीय होता है? बीएलओ के बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए। आप सिर्फ उसके वोटर कार्ड बना रहे हैं जो भाजपा को वोट देगा, और अन्य पार्टी को जो वोट देगा उसके आप वोटर कार्ड नहीं बनाएंगे। तो बीएलओ को गोपनीय बता रहे हैं। तो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। गंभीर आरोप बिजली के बिल के ऊपर मैडम देखिए, जवाब दीजिए हमको बिजली का बिल किस तरह बढ़ाने वाले हैं ये लोग तानाशाह लोग। अरे जनता को मार दोगे क्या, या उसी फिर दोबारा मोमबत्ती में जनता को लेके जाओगे? कहां ले जा रहे हैं आप देश और राज्य को? आप बिजली का बिल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं होती, 450 रुपए का सिलेंडर देने का काम करते हैं। होती है 400 में सिलेंडर देते हैं। तो कहां ले जा रहे हैं मैडम? जपेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, स्क्रीन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग काम है, बहुत आसान काम है। लेकिन सरकार चलाना, सरकार के साथ प्रदेश चलाना, आपके चलाए हुए देश का फल देश भुगत तो रहा है। वही तो नहीं पढ़ा लिखा नहीं पाया चलाया और उसका पाप जो है पूरा देश सरकार चलाई की भाजपा के प्रवक्ता पढ़ नहीं पाए। भाजपा के लोगों को पढ़ाई लिखाई के शासनकाल के नहीं जा पाए लोग, शिक्षा ग्रहण नहीं करी इन्होंने। भ्रष्टाचार और एक ऐसा विकासशील देश बना के रख दिया। तुष्टीकरण की राजनीति का एक ऐसा फार्मूला आप लोगों ने तुष्टीकरण को आप लोग कर रहे हैं देश के अंदर कि भाई को लड़ाने का काम करते हैं। 2014 के बाद से उसका दंश खत्म करने का कार्य निरंतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जपेंद्र भाई आप ये हमारे कांग्रेसी साथियों में ना एक बहुत बड़ी एक कमी है कि ये जो इतिहास का सच है ना, ये उस सच इतिहास जो है उस सच को तो ये छुपा देते हैं, और जो एक उड़ा हुआ इतिहास है उसे ये गाना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है। 1947 से पहले भी ये भारत देश भारत था और 47 के बाद भी ये भारत है। तो आप इतिहास के झरोके से कुछ सच भी झांकना शुरू कर दो, कुछ सच भी परखना शुरू कर दो। आप लोगों ने हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। गूगल के ज्ञान तो आप गूगल के ज्ञान ज्ञान देते हैं, आप व्हाट्सएप का ज्ञान देते हैं, नफरत लाइब्रेरियों का ज्ञान उठाइए। देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं आप लोग। कम से कम वही इतिहास पढ़ लीजिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ ले गई। आप तो उसके मित्र थे ना, गांधी जी के योगदान को भूल गए। आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदान को भूल गए ना भाई। आप कहते हैं हम ये ना बोले गांधी जी ने किया, आपने किया। तो जो के पास झूठ बोले उसे पढ़ लो, गलत पाठ पढ़ा है। उसी ने आपकी सारी कलाई खोल के रखी हुई है। कलाई तो आपकी खुल रही है। किस तरह जब देश से गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश से गई, आप तो जो ऐतिहासिक तथ्य वो अपने साथ ले गई, तो वही आपकी कलाई खोलने के लिए काफी है। लेकिन नई जनरेशन के सामने वो चीजें निकल के आ रही हैं। अब वो सच निकल कर सामने आ रहा है। जो सच नहीं, झूठ में व्हाट्सएप पर ज्ञान आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो जो आप जनता के लोगों समझ ने में आने देश की पे कोशिश कर रहे हैं, लादा, बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। उस इतिहास से बाहर जनता निकलनी शुरू हो गई है। नई पीढ़ी सब समझती है, सब देख रही है, पुराना इतिहास कुरेद कुरेद कर ला रही है नई पीढ़ी। तो अब आपके हाथ में सिवाय ढोल नई पीढ़ी पीटने नहीं के ला कुछ रही है, है नहीं। भाजपा ही ला तो रहे हैं। ठीक है, भाजपा आप ही, ढोल उनका पीटिए, काम है ये, खूब ढोल उल्टे पीटिए। मैसेज और नफरत फैलाने का काम उनका है ये। जनता और पार्टी मैडम की जहां तक अभी सरकार बात कर रहे पूरे थे देश कि के ये अंदर, कैंडिडेट के लिए राज्य काम नहीं के करते, अंदर ये कमल के निष्ठा फूल से, के लिए काम करते ईमानदारी से हैं, क्योंकि काम कर कमल रही के है। फूल के लिए और इसलिए आज काम करते माननीय हैं, प्रधानमंत्री कमल का मोदी फूल जी की क्यों गारंटी चीज है। और आपके सारे के सारे कैंडिडेट आजादी जो के हैं, बाद आशीष जी, आशीष जी, मैंने आपसे अभी यही बात तो मैं अभी थपलियाल जी से भी कह रही थी ना कि कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो कर रहे हैं ना, कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए ही काम करेगा, सरकार जनता के लिए काम करेगी। जी जी ये देखिए मैडम ने थपलियाल बहुत जी, अच्छा सवाल। कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे और सरकार जनता के लिए काम करेगी। तो हमारे जनता के द्वारा माननीय सांसद जो चुने गए हैं उनका काम हमें 5 साल में दिखाई नहीं मैडम। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राज्य रक्षा मंत्री हैं एक माननीय अजय भट्ट जी, और 50 बार यहाँ के सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बेचारे कितनी बार जंतर मंतर में अपना सर फोड़ रहे हैं, कितनी बार हम यहाँ पे उद्वेलित होकर डिमांड कर रहे हैं कि नहीं देखो ये अग्निवीर हमारे लिए, हमारा मुख्य व्यवसाय था फौज, और फौज से हमको वंचित कर दिया गया है क्योंकि अग्निवीर 4 साली ठेके में जाकर कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। इन तमाम मजबूरी का, हमारी गरीबी का मजबूरी मत उठाए, लेकिन हमारे अजय बेचारे भट्ट जी कुछ कर ही नहीं सकते। ये समस्या आ गई है कि उत्तराखंड की जितनी हमारी सरकार है और सरकार के जो चुनिंदे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पल्लू के पीछे छुपे हुए हैं और उनकी गारंटी की बात यहाँ प्रवक्ता भी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी आज से 9 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड का जवानी काम आएगा। फिर इस समय 9 साल बाद PFRI से बोला ये मोदी की गारंटी है, अब सच में आएगा। अब हम देख रहे हैं कि वो सच कब सच होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन उत्तराखंड का जनमानस आंख बंद करके अटूट विश्वास कर रहा है माननीय मोदी जी पे, और मोदी जी जिस तरह से हमारे विश्वास पे जो वो कुठाराघात कर रहे हैं वो हम जानते हैं मैडम कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट में यहाँ पे अडानी जी को लाकर उनकी सीमेंट की फैक्ट्री का विस्तार की बात, अंबुजा सीमेंट का विस्तार इस राज्य में किया जा रहा है जो पर्यावरण के मामले में सबसे खतरनाक है। उस इंडस्ट्री को यहाँ पे पनपाया जा रहा है जो यहाँ जपेंद्र जी जवाब देंगे, उसके बाद में गिरधर जी आपका रुख करूंगी। जपेंद्र जी, साथ ही हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हमने पहले भी चर्चा करी थी, वहाँ आज से 40-45 साल पुराना TCI का एक बहुत बड़ा यूनिट है, वहाँ माइनिंग भी है, प्लांट भी है, जिसे हम सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और वो बिल्कुल उत्तराखंड का हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, और वहाँ इतना बड़ा, और जब ये बाकी सीमेंट प्राइवेट सीमेंट्स नहीं होते थे, परमिट व्यवस्था होती थी 70s से पहले, तो ये CCI का सीमेंट ही पूरे देश में जाता था। आज भी जा रहा है, लेकिन आज प्रतिस्पर्धा में और ब्रांड भी आ गए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं, उस जमाने में नहीं होती थी। और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इस CCI से ही बने हुए हैं। तो तब तो थपलियाल जी की बड़ी उसकी बड़ाई करते थे कि देखिए हमारे साथ बॉर्डर पे इतना बड़ा सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार यहाँ पे टाटा का लगाए, प्लांट हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार यहाँ पे रोप वे का कंट्रोल करे। ये अडानी तो इतना मजबूत है कि जो उत्तराखंड के सरकार हो सकती है, तो भाई आप योजनाओं का क्यों आप विरोध करते हो? अरे भाई आप हर बार CCI की बात करते हो भाई, CCI की बात क्यों कर रहे हो? सरकारी है चीज का बहाना बना के डेवलपमेंट का विरोध कैसे कर सकते अरे हैं? CCI का क्यों लेते हो? सरकारी तंत्र को तुम बेच रहे हो, अडानी को क्यों देते हो ना? बेकार में CCI करके यहाँ पे गुमराह कर रहे हो। CCI सरकारी है,
चले जपेंद्र जी एक सेकंड रुकिएगा, पीसी थपलिया जी प्लीज। जपेंद्र जी देखिए, यहाँ पर अभी सांसदों का जिक्र हो रहा था और थपलिया जी इस बात को कह रहे थे कि आपके जो बात, हाँ इसके बाद मैं रविंद्र जी आती हूँ। 5 सांसदों का ना जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, या अब रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी तैयार कर रही है, हो सकता है चेहरों में बदलाव देखने को मिले, लेकिन 5 साल जनता त्रस्त रही सांसदों से, उन्होंने दर्शन तक नहीं दिए हैं जनता को। ऐसा नहीं है। थपलियाल जी भूतपूर्व सैनिक संगठन से संबंध रखते हैं और भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर सजग रहते हैं। हो सकता है इनके विषय को लेकर इन्हें अजय भट्ट जी से समय ना मिला हो, वहां तक बात ना पहुंची हो, तो हम इनके समय की व्यवस्था करवा देंगे, इनकी मुलाकात करा देंगे, इनके पूरे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करा देंगे ताकि इनकी शिकायत दूर हो जाए। और सभी हमारे सांसद इस तरह से जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो मतलब 5 साल पूरे ही हो रहे हैं, अब हो सकता है अब पता चले वो उनका काम करने के लिए हामी भरे, फिर उसके बाद आप नया चेहरा ले आए, क्या फायदा? पीसी थपलियाल जी का काम तब भी नहीं हो पाएगा। भूतपूर्व सैनिक संगठन जो इनका है, हम इनकी पीड़ा को समझते हैं और हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम समय सुनिश्चित करके थपलियाल जी का बिल्कुल समय सुनिश्चित कराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो खुद साथ लेकर जाएंगे। रविंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। होगा आपने जैसे ही जो हमारे वरिष्ठ नेता है यूपीपीडी के थपलियाल जी, जैसे ही उन्होंने अडानी जी के बारे में बोलना शुरू करा तो हमारे भाई जपेंद्र जी नाराज हो गए, क्योंकि देखिए अडानी जी की बुराई, अडानी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं सुन सकता है। ये पूरा देश नहीं, अब पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के बेस पर ही चल रही है। अगर अडानी हाथ हटाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि वो इनके फाइनेंसर हैं, ये जानते हैं अच्छे से। और दूसरी बात है कि जो सांसदों वाली बात थपलियाल जी ने भी कही और हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने भी कही। देखिए हम सब जानते हैं कि टिहरी से जो सांसद हैं लक्ष्मी शाह जी जो है, राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनको हमें तो छोड़िए, शायद हमारे भाई जपेंद्र जी ने भी उन्हें नहीं देखा होगा कि वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं। ये देखिए है कि जो सांसद हैं, मोदी जी की जो लहर थी उसमें जीत करके आ गए, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो धरातल पे उन्होंने काम करने थे और जो उन्होंने जनता की नजरों में जो खरा उतरना था उस पर वो खरे नहीं उतर पाए और वो हवाई रहे। हमेशा इन्होंने या तो दिल्ली डेरा डाल के रखा या अपने अपने महलों में छुपे रहे, लेकिन जनता के बीच कोई भी सांसद नहीं आए। और एक सर्वे के अनुसार सभी लोग जानते होंगे जितने पैनलिस्ट हैं, एक सर्वे के अनुसार जो 5 सांसद हैं वो अभी तक अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। मैडम मैं आपको ये भी बता दूं, सब सड्डी रहे हैं वो अपनी निधि को खर्च करने में। तो यहाँ से देखते हैं कि जो जनहित में कार्य होने चाहिए थे वो इन लोगों ने नहीं किए, इसी कारण इनका टिकट कटना लगभग तय है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को या अलग चेहरों को उतारने का काम कर रही है। तो देखिए रविंद्र जी, ये बात तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी सख्त रवैया अपनाएगी, इनको मौका नहीं देगी, कुछ नए चेहरे आएंगे। नहीं किया और इनको लग रहा है कि अगर इनका चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो चुनाव हारा भी जा सकता है। अगर इनके चेहरे पर गए तो जनता आक्रामक होकर के भगा भी सकती है। इनके कई सारे मंत्रियों को, धन सिंह रावत जी को जनता ने अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उनके लिए महिलाओं ने वो शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उनको गांव से भागना पड़ा। उन्हें गांव से जब वो वोट मांगने गए लोगों ने खदेड़ दिया, धक्के मार के निकाल दिया। तो ये स्थिति इनके सांसदों की होनी तय है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, जपेंद्र जी भी यही हैं। ठीक है जपेंद्र जी फटाफट जवाब देंगे, उसके बाद गिरधर जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मुद्दे पर लूंगी मैं। हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कैंडिडेटों का चयन ये सब विपक्ष का विषय नहीं है। और अगर विपक्ष इतना ही चिंतित है भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो भाई आप अपने कैंडिडेटों को लेके कब चिंता जाहिर करेंगे कि हमारे कैंडिडेटों के सामने आपका कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा? भाई हमारा तो कोई भी लड़ेगा, चाहे वर्तमान जनता की आवाज को, लेकिन हमारा कौन सा लड़ेंगे? और जो अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे मेरे भाई लेंगे,
क्योंकि देवेंद्र जी, भारतीय हम तो जनता पार्टी उठाएंगे की ना, तो सरकार के ऊपर, केंद्रीय बात नेतृत्व के उठाएंगे। ऊपर, अगर प्रदेश आपके के सांसद नेतृत्व काम के नहीं ऊपर, करेंगे, भारतीय आपके जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ऊपर काम नहीं कार्यकर्ताओं का करेंगे, भरोसा है, आपके प्रदेश विधायक का काम भरोसा नहीं है, करेंगे, देश का आपके भरोसा है। भाई मंत्रीगण आप काम पे नहीं भरोसा कोई करेंगे, क्यों तो करेगा? विपक्ष इस मुद्दे आप को ये देखिए कि उठाएगा आप पे भरोसा और कोई क्यों उठाता करेगा? रहेगा। आपके ये लिए अपनी हमारा चिंता होनी काम है चाहिए। दीपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी की दीपेंद्र जी, चिंता ना हमारा कीजिए। काम है, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का काम है वोट जनता के लेकर बीच के में रह महलों के में जनता का रहना, काम करना वोट और लेकर केंद्र के की ठीक है, महलों से जपेन जी बाहर और रविंद्र जी प्लीज। गिरधर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा गिरधर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, मैं ये कह रहा था, अब आ रही है आवाज? जी जी। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के सांसद हैं, तो उनको तो थोड़ा विनम्र होकर विपक्ष की बात सुननी चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सरकार, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, किसकी भी सरकार हो, निरंकुश हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का काम, जनता का काम, जनता की आवाज को उठाना विपक्ष का काम है, और सरकार का काम यह है कि उसको सुनना, उसको ये नहीं कहना कि आपका क्या मतलब। ये मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन विपक्ष की आवाज को सुनना, क्योंकि विपक्ष अपनी व्यक्तिगत आवाज नहीं उठा रहा, विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है, तो उसको सुनना सरकार का काम है। भारतीय जनता अगर पार्टी विपक्ष की आवाज में स्वार्थ छिपा हुआ हो और मिसगाइड कर रहे हो तो आप मुस्कुराइए मत। सच आप भी जानते अलग हैं, बात है, लेकिन आप मुस्कुरा के बच नहीं सकते। आप मुस्कुरा के बच नहीं सकते। लेकिन अगर बात युवाओं को कोई अच्छी नौकरी बात के नाम पर लाठी आप भांजते हैं, अगर और विपक्ष को बदनाम करते हैं जपेंद्र जी। नहीं, युवा विपक्ष की जब आवाज नौकरी मांगता है, युवा जब काम मांगता है तो आप उन्हें लाठियां भांजते हैं। युवा जब ठीक है गिरधर जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। गिरधर जी, तो मैं ये कहता एक भारतीय जनता पार्टी में एक नया कंसेप्ट चल गया है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात का उदाहरण देके यहाँ पर उत्तराखंड में जरूर आना चाहूंगा कि वहां पर के मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और उसके बावजूद भी उनका चेहरा बदल दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, मतलब जनता ने उनको जिताया भी, उनको भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया उनको भी। तो एंटी इनकम्बेंसी हो या ना हो, इस टाइम सरकार जो है, मोदी की जो रणनीति है, वो नए चेहरों को, नई पीढ़ी को लाना है, और हो सकता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में भी आपको कुछ नए चेहरे मिले, बिल्कुल, क्योंकि आप बदलाव बिल्कुल लगातार हो रहा है। मेरे ख्याल समय कम है, लेकिन मैं अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है, लेकिन चेहरा उसके पास बहुत मजबूत है, और चेहरा विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा। बिना खाली ना तो अभी योजनाएं आई हैं, ना कोई गिरधर जी, देखिए चेहरों में बदलाव होगा, ये तो तय बात है, और शायद ये बात सांसदों को भी पता भी है कि उनके चेहरे बदल जा सकते हैं, और यही वजह है कि शायद अब ये सांसद कुछ एक्टिव थोड़ा बहुत नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या रणनीति कांग्रेस की होती है, क्या रणनीति बीजेपी करती है, क्या आम आदमी पार्टी करती है। इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों से उत्तराखंड में आगे नजर आ रही है। फिलहाल यह भी माना जा रहा है कि इस बार जो सांसद हैं उनके चेहरों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अन्य राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से नई पीढ़ी को मौका देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी बदलाव निश्चित है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।